हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के इस प्लेटफॉर्म पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो देता है आपको बिल्कुल ही फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। बात करें हम किंडरगार्टन की या फिर हो क्लास 12th, यहां पर आपको सारे क्लासेस के वीडियो लेक्चर्स दिए जाते हैं बिल्कुल ही फ्री में। किसी तरीके का आपको चार्ज नहीं किया जाता, कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ आप देख सकते हैं बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट, और वो भी पूरे क्वालिटी कंटेंट के साथ। मैं शुभम श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की सीरीज में, जहां आज हम आप पहुंचे अपने चैप्टर नंबर 14 इकोसिस्टम के केस बेस्ड क्वेश्चन पर। ये केस बेस्ड क्वेश्चन इस चैप्टर से इसका आखिरी लेक्चर है। इसके बाद हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। कुछ पैराग्राफ्स हमें दिए गए हैं जिनको पहले रीड करना है, और उसके बाद हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हमें उन क्वेश्चंस को आंसर करना है और देखना है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस हमसे बन सकते हैं। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं अपने इन सारे क्वेश्चंस को। तो पहला सवाल आ गया, कहता है कि रीड द फॉलोइंग एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चंस। तो कुल 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कह रहा है कि 4 का जवाब देना है, लेकिन अगेन हम करेंगे क्या, पूरे 5 का जवाब देंगे। यहां पर हमारे पास कुछ पैराग्राफ है। पैराग्राफ को ढंग से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपको आंसर करना होगा। पैराग्राफ को पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन का पैराग्राफ हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है इंटरैक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट रिजल्ट इन ए फिजिकल स्ट्रक्चर दैट इज कैरेक्टरिस्टिक फॉर ईच टाइप ऑफ इकोसिस्टम। तो हर एक तरीके का जितना भी इकोसिस्टम हमारे पास, उसके पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, और उसमें जुड़ा है क्या, 2 चीजें। एक है हमारे पास बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट। तो कहने का मतलब है कि बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट और इनके बीच में हो रहा जो इंटरैक्शन है, ये जो है किसी भी इकोसिस्टम के फिजिकल स्ट्रक्चर के कैरेक्टर को दिखा रहा है। Identification and enumeration of plant and animal species of an ecosystem gives its species composition. तो जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, अदर स्पीशीज भी हैं, उन सब का आइडेंटिफिकेशन एंड उन सब का इन्यूमरेशन जो है वो उस जगह के, उस इकोसिस्टम के स्पीशीज कंपोजिशन को दर्शाता है। कह रहा है कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑक्युपाइंग डिफरेंट लेवल्स इज कॉल्ड स्ट्रैटिफिकेशन। कह रहा है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, अलग अलग स्पेशीज का अलग अलग लेवल पे जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम लोग स्ट्रैटिफिकेशन का नाम दे रहे हैं। एग्जांपल में ट्रीज ऑक्युपाई टॉप वर्टिकल स्ट्रेटा, जहां पर बड़े बड़े ट्रीज हैं, लेयर ऑफ फॉरेस्ट, श्रब्स हैं, उसके बाद हर्ब्स हैं एंड ग्रासेस हैं। ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। बॉटम पे ग्रास हमारे पास है। फिर कह रहे थे कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम आर सीन टू फंक्शन एज अ यूनिट व्हेन यू कंसीडर इट इज द फॉलोइंग एस्पेक्ट। कौन कौन से एस्पेक्ट्स है, तो प्रोडक्टिविटी है, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइकिल। कह रहा है कि टू अंडरस्टैंड द इथोस ऑफ द एक्वेटिक इकोसिस्टम लेट अस टेक ए स्मॉल पॉन्ड। एक छोटा सा पॉन्ड ले लो एग्जांपल के तौर पे एक एक्वेटिक इकोसिस्टम को समझने के लिए। एक पॉन्ड इज अ शैलो वाटर बॉडी इन विच ऑल द अबव मेंशन 4 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम आर वेल एग्जिबिटेड। तो ये 4 चीजें, दैट इज की प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइकिल, सब कुछ है। The abiotic component is the water with all the dissolved inorganic and organic substances and the rich soil deposit at the bottom of the pond. आगे की बात कह रहा है कि the solar input, the cycle of the temperature, day length and the other climate condition regulate the rate of the function of the entire pond. तो ये सारी जो कुछ चीजें हैं, जैसे कि सन का लाइट का आना, दिन का होना, रात का होना, ये सब जो है वो उस पॉन्ड के क्लाइमेट कंडीशन को चेंज करता रहेगा। The autotrophic components include the phytoplankton. देखो क्या कह रहा है कि autotrophic components क्या क्या है, तो phytoplankton है, कुछ algae हैं, and the floating, submerged and marginal plants found at the edges. ठीक है, ये हमारे पैराग्राफ का डिटेल है। आगे कह रहा है वो प्रोडक्टिविटी का, मतलब प्रोड्यूसर वाले कैटेगरी में। आगे आप कंज्यूमर में अगर हम आते हैं तो कह रहा था कंज्यूमर आर रिप्रेजेंटेड बाय द जू प्लैंक्टन। यहां पर कौन थे, फाइटोप्लैंक्टन। यहां पर कौन है, जू प्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन प्रोड्यूसर वाले में, जू प्लैंक्टन कंज्यूमर वाले में। द फ्री स्विमिंग एंड द बॉटम ड्वेलिंग फॉर्म्स। द डिकम्पोजर्स आर दी फंजाई। डिकम्पोजर्स कौन है, फंजाई, बैक्टीरिया एंड कुछ फ्लैजिलेटेड स्पेशली अबंडेंट इन द बॉटम ऑफ द पॉन्ड। This system prefers all the functions of an ecosystem and the biosphere as a whole, that is conversion of inorganic into the organic material with the help of the radiant energy of the sun by the autotrophs. कह रहा है कंजम्पशन ऑफ द ऑटोट्रॉप्स बाय हेट्रोट्रॉप्स। एक और स्टेटमेंट है, कंजम्पशन ऑफ ऑटोट्रॉप्स बाय हेट्रोट्रॉप। तो ऑटोट्रॉप्स जो हैं वो कंज्यूम कर लिए जाते हैं किनके द्वारा, तो हेट्रोट्रॉप्स के द्वारा। डिकम्पोजिशन एंड मिनरलाइजेशन ऑफ द डेड मैटर टू रिलीज देम बैक टू द यूज फॉर द ऑटोट्रॉप्स। These events are repeated over and over again. This is the unidirectional movement of energy towards the light
टुवर्ड्स द हायर ट्रॉपिक लेवल। और ये हमेशा एक और चीज़ हमने डिस्कस करी थी और वो क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास दोबारा आ गया है कि एक्चुअली ये जो है दिस इज अ यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट फॉर द एनर्जी टुवर्ड द हायर ट्रॉपिक लेवल। तो हायर ट्रॉपिक लेवल की तरफ एक डायरेक्शन में एनर्जी का मूव होना है, ऐसे नहीं कि एनर्जी दोबारा मूव करने वाला है, इस यूनिडायरेक्शनल एक ही तरीके से चलेगा और ये साइक्लिक नहीं हो सकता है, ये साइक्लिक नहीं है, नॉन साइक्लिक है। एंड द डिसिपेशन एंड लॉस ऑफ द हीट टू द एनवायरमेंट। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन जो आपको नोट करनी है। आप शुरू करेंगे यहाँ से, थोड़ा लंबा पैराग्राफ है इसका जरूर, ये है पोजीशन, ये है पोर्शन, इसको आप नोट कर सकते हैं। देन सेकंड इज दिस एंड द थर्ड इज दिस। तो मतलब ये एक ही पैराग्राफ है, लंबा पैराग्राफ है, राइट। कुछ क्वेश्चंस हमसे पूछे जाएंगे, उनको एक बार नजर डालते हैं उनके ऊपर कि भाई कौन कौन से क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं। पहला सवाल हमारे सामने आ गया, कह रहा है कि ऑटोट्रॉप्स कंजम्पशन इन द इकोसिस्टम अकर्स बाय। अब देखिए ऑटोट्रॉप है, इसमें बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि ऑटोट्रॉप कंजम्पशन इन द इकोसिस्टम अकर बाय कौन करता है, हमारे पैराग्राफ में गिवन था। ऑटोट्रॉप वो हैं सर ना, कि ऑटोट्रॉप वो हैं जो अपना फूड खुद बना रहे हैं, अपना फूड खुद बना रहे हैं, ओन फूड, ठीक है। लेकिन हेट्रोट्रॉप कौन है, हेट्रो कौन होते हैं, जो डिपेंडेंट होते हैं किसी और पे। तो ये डिपेंडेंट है किस पे, तो ये डिपेंडेंट है ऑटो पे। तो कहने का मतलब है हेट्रो वो होगा जो ऑटो को अपना फूड बना लेगा, ऑटोट्रॉप्स को अपना फूड बना लेगा। तो इस हिसाब से कह रहा है कि ऑटोट्रॉप कंजम्पशन द इकोसिस्टम अकर बाय, कौन खाएगा ऑटोट्रॉप को, तो क्या डिकम्पोजर सही ऑप्शन है, ऑटोट्रॉप सही ऑप्शन है, हेट्रोट्रॉप सही ऑप्शन है, या हर्बीवोर सही ऑप्शन है। ये चार ऑप्शन, और जब चारों को कंपेयर करेंगे तो हम कहेंगे कि ऑप्शन सी जो है हमारा, वो हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए। ए को क्रॉस, बी को क्रॉस, सी को क्रॉस, ऑप्शन सी हेट्रोट्रॉप जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए। एक बार हम क्रॉस चेक करना जरूर चाहेंगे, क्रॉस चेक में भी हमें समझ में आता है कि बिल्कुल हमारा ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, एक्यूरेट है। इसको भी आप नोट कर लें, आप इसको भी स्क्रीनशॉट निकाल लें। फिर हम आगे बढ़ना चाहेंगे अपने अगले सवाल की तरफ, दैट इज की क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या पूछ रहा है। तो हियर इज द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि आर रिप्रेजेंटेड एज अ कंज्यूमर। इनमें से किसको आप एज अ कंज्यूमर जो है वो रिप्रेजेंट करना चाहोगे। जब हम पैराग्राफ रीड कर रहे थे हमने फाइटोप्लैंक्टन्स का नाम देखा था। फाइटोप्लैंक्टन्स, फाइटो क्या लिखता है यहाँ पर, फाइटो। फाइटो याद करने के लिए आप समझ जाइए, फाइटोप्लैंक्टन की जब कहानी लिख दे और एक तरफ लिख दे जब जू प्लैंक्टन, आप बहुत समझदार हैं, आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। फाइटो आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या ये बात कर रहा है प्लांट्स के बारे में। समझने के लिए जू की बात कर सकते हैं कि ये बात कर रहा है एनिमल से रिलेटेड। तो जब प्लांट है तो इनको होना पड़ेगा क्या, इनको होना पड़ेगा प्रोड्यूसर, इनको होना पड़ेगा प्रोड्यूसर, और इसको भाई होना पड़ेगा क्या, ये होगा कंज्यूमर, क्योंकि एनिमल्स जो हैं वो प्रोड्यूसर तो नहीं होते। अब कह रहा है कि रिप्रेजेंटेड एज अ कंज्यूमर, अब कंज्यूमर की बात की जा रही है तो पहला ऑप्शन है हमारा जूप्लैंक्टन, फंजाई है, फ्लैजेलेटेड एल्गी। हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी सी डी को करेंगे क्रॉस एंड ए हमारा होना चाहिए करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एक बार हम इसको क्रॉस चेक करना चाहेंगे, तो क्रॉस चेक में भी हमें समझ में आता है कि हमारा ऑप्शन ए जो है वो बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही सही है, परफेक्ट है, एक्यूरेट है। तो इसको भी क्या करेंगे, हम नोट करना चाहेंगे। इसको भी आप चाहो तो स्क्रीनशॉट निकाल लो। फिर हम आगे चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे इसी पैराग्राफ से हमसे क्या पूछ रहा है, राइट। तो ये आ गया हमारे पास अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का कहना है कुछ ऐसा कि कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम इंक्लूड। तो ये जो इकोसिस्टम है इसके कुछ कंपोनेंट्स है, ये क्या इंक्लूड करते हैं, इट इंक्लूड्स व्हाट, क्या है इसमें, क्या इसमें हमें क्रेब्स साइकिल को हम रख सकते हैं, या अपना ऑप्शन बी ग्लूकोज साइकिल, ऑप्शन सी सेल साइकिल, ऑप्शन डी न्यूट्रिएंट साइकिल। तो कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम की जब हम बात करते हैं तो उस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। तो हम ऑप्शन ए को गलत ठहराएंगे, बी को गलत करेंगे, सी को गलत करेंगे, ऑप्शन डी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए। एक बार इसको हम क्रॉस चेक करना चाहेंगे, तो क्रॉस चेक में भी हमें समझ में आता है कि बिल्कुल हमारा ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सही आंसर है। तो आपका क्या काम है, आप इसको नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट निकालेंगे। अगर किसी तरीके का डाउट आपके मन में है तो आप उसको भी पूछ सकते हैं। फिर हम आगे चलेंगे अपने अगले सवाल की तरफ, देखते हैं कि इसी पैरा से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बोलता है कुछ, ये एमसीक्यूज नहीं है, ये सीधा सीधा बोल रहा है कि राइट डेफिनेशन ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन एंड गिव वन एग्जांपल ऑफ इट। स्ट्रैटिफिकेशन के डेफिनेशन को बताना है और साथ साथ इसके एक एग्जांपल के बारे में भी हमें बात करना है। तो कह रहा है कि डिफरेंट लेवल्स
which are occupied by the vertical distribution of the different species. This is called stratification. वर्टिकली हम करें, फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि फॉरेस्ट में सबसे ऊपर सबसे ऊंचा हाइट का हमें ट्रीज देखने को मिलता है, फिर हमारे पास फिर उसके बाद ट्रीज हैं, जैसे किसी जंगल में बात करें तो ट्री जो है वो सबसे ऊपर का जो टॉप लेयर है वहाँ देखने को मिलता है। टॉप लेयर के बाद है शॉब्स हैं, हॉब्स हैं, उसके बाद हमारे पास ग्रासेस हैं जो सबसे लोअर लेवल पे, सबसे एकदम ग्राउंड पे हमें ग्रासेस देखने को मिलते हैं। सो दिस इज अ वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, और इस तरीके का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको हम स्ट्रैटिफिकेशन का नाम देते हैं। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। एन एग्जाम्पल में हमारे पास फॉरेस्ट के ट्रीज से लेके ग्रास तक की कहानी जो है ये आ जाएगी। सो इसको भी आप करेंगे नोट, आप इसको भी करेंगे स्क्रीनशॉट। फिर हम आगे चलेंगे अपने अगले सवाल की तरफ, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि हमसे अगला सवाल क्या पूछा गया है। व्हाट इज आवर क्वेश्चन नंबर 5? ठीक है, सो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 5 का कहना है कि विच डिकम्पोजर्स आर इंपॉर्टेंट टू फंक्शन इकोसिस्टम। तो कह रहा है कि विच डिकम्पोजर जो है, कौन कौन से डिकम्पोजर जो है वो इंपॉर्टेंट है। डिकम्पोजर्स सच एज फ्लैजेलेटेड बैक्टीरिया एंड फंजाई आर द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। सो हियर द क्वेश्चन, हियर इज द आसान से इसका आंसर। आप इसको करेंगे नोट, आप इसका निकालेंगे आप स्क्रीनशॉट। फिर हम आगे चलेंगे अपने अगले सवाल की तरफ, देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे अपने सवाल अपने पैराग्राफ 2 की तरफ। दूसरा पैराग्राफ जो हमारा है केस 2 की तरफ हम बढ़ना चाहेंगे। तो केस 2 हमारा यहां पर आ चुका है। केस 2 कहता है कि रीड द फॉलोइंग एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 5। तो इस पैरा को रीड करना है और हमें कुछ आंसर करना है। पैराग्राफ हमारा कहता है कुछ ऐसा कि कांस्टेंट इनपुट ऑफ सोलर एनर्जी इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर दिस इकोसिस्टम टू फंक्शन एंड सस्टेन। तो कह रहा है इस इकोसिस्टम को प्रॉपर फंक्शन करना है, प्रॉपर रहना है, तो इसके लिए जरूरत है बेसिक रिक्वायरमेंट सच एज सोलर एनर्जी की। क्योंकि सोलर एनर्जी वो एनर्जी है जिसके मदद से प्रोड्यूसर खाना बनाते हैं, पूरा का पूरा फूड चेन चलता है, ये पूरा इकोसिस्टम चलता है। तो सोलर एनर्जी के बिना लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं है हमारे यहाँ। प्राइमरी प्रोडक्शन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया। तो प्राइमरी प्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बाय प्लांट्स ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। क्योंकि ये प्लांट ही करेंगे और लाइट एनर्जी का यूज करेंगे, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ये काम होगा। इसको दो तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक वेट के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और एक हम एनर्जी के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके यूनिट को वेट के रूप में हम लोग ऐसे रखते हैं एंड ग्राम ऐसे है। वेट के रूप में हम रखते हैं पर ग्राम स्क्वायर एंड एनर्जी के रूप में किलो कैलोरी मीटर स्क्वायर के रूप में ऐसे हम लोग रखते हैं। कह रहे थे रेट ऑफ द बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड द प्रोडक्टिविटी, और बायोमास प्रोडक्शन को हम प्रोडक्टिविटी कहते थे, एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ यही जो यहाँ पर लिखा है two components of the productivity or different ecosystem. It can be divided into the primary productivity GPP and the net primary productivity जिसको NPP हम कहते हैं। एक फॉर्मूला भी आगे लगेगा, उसके ऊपर भी हमारा डिस्कशन होगा। Gross primary productivity of an ecosystem is the rate of production of the organic matter during photosynthesis. So ये इसका पैराग्राफ। आगे और भी कुछ है, कह रहा है कि द कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ जीपीपी मतलब कि जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है इज यूटिलाइज्ड बाय प्लांट इन द रेस्पिरेशन। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द माइनस रेस्पिरेशन लॉस। तो कहने का मतलब है कि जीपीपी माइनस आर जो है ये हमें दिखाएगा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ये हमें एनपीपी दिखाने वाला है। इस फॉर्मूले के बारे में ये बात कर रहा है। कह रहा है कि द सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द प्लांट स्पीशीज। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्लांट स्पीशीज पे डिपेंड करेगा इनहिबिटिंग ए पर्टिकुलर एरिया। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द वेराइटी ऑफ एनवायरमेंट फैक्टर। तो एनवायरमेंटल फैक्टर पे भी डिपेंड करने जा रहा है। अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स उस पर भी डिपेंड करेगा एंड फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ प्लांट इस पर डिपेंड करेगा। देयरफॉर इट वेरीज इन डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम, अलग अलग तरीके के इकोसिस्टम में वेरी करता है। द एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ द होल बायोस्फीयर इज अप्रॉक्सीमेटली 170 बिलियन टन। कितना होता है? तो ये 170 बिलियन टन के आसपास है, ये मेजर किया गया ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ऑफ दिस डिस्पाइट ऑक्यूपाइंग अबाउट 70% ऑफ द सर्फेस, द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ओशंस आर ओनली 55 बिलियन टन्स। रेस्ट ऑफ द कोर्स इज ऑन लैंड। बाकी जितना है वो लैंड पे है और इसके अलावा जो है वो बाकी ओशंस में आपको पाया जाता है। एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपके लिए, आप इसको करते हैं, पहले नोट आप कर लें, हमको इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, राइट। तो यहां पर ये क्वेश्चन आ गया है
क्वेश्चन आ गया था इन इकोसिस्टम द डैश इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ दिस। तो हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं? हम एनर्जी फ्लो को रिप्रेजेंट करते हैं, हम प्रोडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ साइकिल ऑफ न्यूट्रिएंट्स। सवाल ये है कि हमें पैराग्राफ के बेसिस पे आंसर करना है। कह रहा है एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ दिस। तो ग्राम पर स्क्वायर इस तरीके से कहाँ हमने देख रहा था? तो हमने यहाँ पर देखा था। हम किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो प्रोडक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम वापस यहाँ आएंगे, हमने इन चार ऑप्शन को देखा, क्या हम एनर्जी फ्लो के साथ जाएं, या हम प्रोडक्टिविटी के साथ जाएं, या हम डिकम्पोजिशन के साथ जाएं, या हम साइकिल ऑफ न्यूट्रिएंट्स के साथ जाएं। हम जाना पसंद करेंगे प्रोडक्टिविटी के साथ, ऑप्शन बी को हम टिक करेंगे। क्रॉस चेक भी करना चाहेंगे एंड क्रॉस चेक में भी हमें समझ में आएगा कि बिल्कुल हमारा ये जो क्वेश्चन है और इसका जो हमने जिस तरीके से आंसर किया है वो बिल्कुल ही सही है, सटीक है, परफेक्ट है, एक्यूरेट है। आप इसको भी नोट कर सकते हो, आप इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम आगे चलेंगे अपने अगले सवाल की तरफ, दैट इज की क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या पूछ रहा है, राइट। तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात कर रहा है। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जिसको एनपीपी लिखते हैं इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू व्हाट? तो दिस इज द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज इक्वल्स टू जीपीपी, दैट इज की ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन। तो ये एनपीपी जो है वो जीपीपी माइनस आर होता है। यहाँ पर 2 डैश है और यहाँ पर 2 चीजें भी हैं। क्या एक डैश में प्लस फिर दूसरे में पी आएगा क्या? तो नहीं, जीपीपी के बाद माइनस आएगा। तो ये प्लस वाला ऑप्शन गलत, प्लस वाला ऑप्शन गलत। 2 माइनस है तो माइनस आर है, या माइनस पी है तो माइनस आर है। तो माइनस पी वाला भी गलत, माइनस आर जो है ये हमारा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस वाले में माइनस आ जाएगा और यहाँ पर आर आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही बेसिक है। आप इसको भी नोट कर सकते हो, आप इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम आगे चलना पसंद करेंगे अपने अगले सवाल की तरफ, दैट इज की क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछ रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछ रहा है? ये क्रॉस चेक हमने किया और पाया कि माइनस आर जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो कह रहा है कि प्रोडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डैश प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्टिविटी को कैसे ये डिफाइन कर रहा है? तो रेट ऑफ डैश प्रोडक्शन। क्या कह रहा था हमारा ये पैराग्राफ कि प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी, इट इज एक्सप्रेस इन दिस। और उसके पहले था कि प्राइमरी प्रोडक्शन इज डिफाइंड इज द अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो ये कहानी थी। ठीक है, तो ये जो हमारा सवाल हो गया, कह रहा है कि प्रोडक्टिविटी इज डिफाइंड एज व्हाट। तो बायोमास वहां पर बन रहा था, तो डिफाइंड एज व्हाट, तो क्या इसमें हम नेट प्राइमरी रख देंगे या बायोमास रखना पसंद करेंगे या फिर इनऑर्गेनिक मैटर या फिर ऑल ऑफ देम। तो डिफाइंड एज द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन हमारा पैरा भी ये कहता है। तो हम अपने ऑप्शन बी के साथ जाना पसंद करेंगे। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। क्रॉस चेक भी किया हमने और पाया बिल्कुल कि हम बिल्कुल ही सही हैं, हमारा ये जो आंसर है बिल्कुल करेक्ट है। तो आप इसको भी करेंगे नोट, आप इसका भी निकालेंगे स्क्रीनशॉट। फिर हम पसंद करेंगे आगे चलना अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का कहना है कुछ ऐसा कि एक्सप्लेन द फैक्टर्स ऑन विच द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज डिपेंड। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, उन फैक्टर्स के बारे में डिस्कशन करना है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो गया एक पॉइंट। दूसरा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, प्लांट स्पेशीज एंड फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ प्लांट। These are the factors on which the primary productivity depend. प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में प्लांट्स को फूड बनाना है, तो जितनी इंटेंसिटी की लाइट होगी, जिस तरीके का उसका फोटोसिंथेसिस करने की उसकी कैपेसिटी होगी प्लांट की, उस पर डिपेंड करेगा। न्यूट्रिएंट्स जो अवेलेबल है फोटोसिंथेसिस में, जो न्यूट्रिएंट्स लगते हैं उसकी अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। इन्वायरमेंटल फैक्टर कैसा है, क्या सनलाइट है ज़्यादा या फिर सनलाइट थोड़ा कम है, बादल के आ जाने से सनलाइट थोड़ा कम हो गया, कौन सा प्लांट का वो स्पीशीज है, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करने वाला है हमारा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। आसान है या मुश्किल? मेरे ख्याल से आसान है, कोई डाउट स्टिल तो आप पूछ सकते हैं। आगे चलेंगे 5वें सवाल की तरफ। कह रहा है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को डिफाइन करो। तो कह रहा है कि ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस अकर द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड जीपीपी और ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो कह रहा है कि जब फोटोसिंथेसिस होता है तो जो भी प्रोडक्शन रेट होता है, जो भी ऑर्गेनिक मैटर बन रहा होता है, जो भी प्रोडक्शन होता है, उसको हम लोग ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का नाम देते हैं। अब इसके बाद जीपीपी में से फिर जब आर माइनस होता है तो हमें एनपीपी मिल जाता है। फिलहाल ये कुछ क्वेश्चन है जिनको आप नोट कर ले, जिनका आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। फिर हम आगे चलेंगे अपने अगले सवाल की तरफ, दैट इज केस नंबर 3 की तरफ कि हमें उधर क्या पूछा गया है। तो हम चलेंगे अपने अगले सवाल की तरफ, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3।
अगेन वही चीज है कि हमें ये पैराग्राफ रीड करना है और आंसर करना है। 5 क्वेश्चंस गिवन है, इसका कहना है कि नहीं 4 को आप आंसर करो, लेकिन अगेन हम क्या करेंगे, पूरे 5 को आंसर करेंगे। कह रहा है क्या, You may have heard of the earthworm being referred to as the farmer's friend. आपने कई बार सुना होगा कि फार्मर्स का फ्रेंड कहा जाता है किसे, तो अर्थवर्म को। दिस इज बिकॉज कि दे हेल्प इन द ब्रेकडाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर एज वेल एज इन लूजनिंग ऑफ द सॉइल। तो एक तो उनका काम है लूजनिंग ऑफ द सॉइल, जो आपको समझ में आता है, जो आपको दिखाई देता है। दूसरी चीज जो हम कहते हैं कि ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर, तो जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उनके वो ब्रेकडाउन में मदद करता है, जिसके मदद से जो प्लांट्स हैं, हमारे जो क्रॉप प्लांट्स हैं, उनको फायदा मिल रहा होता है। Similarly, decomposers break down the complex organic matter into the inorganic substances like carbon dioxide, water and nutrients, and the process is called decomposition. Decomposer इन सबको break करते हैं अलग अलग चीज़ों में, and इन process को हम लोग decomposition के नाम से जानते हैं। तो dead plants remain such as leaf, bark, flowers, and dead remains of animals including the fecal matter constitute detritus which is the raw material for decomposition। तो ये एनिमल एंड प्लांट के लिए कुछ चीजें हैं। ये इंफॉर्मेशन आप बिल्कुल दिमाग में रखना है इन सारे इंफॉर्मेशंस को, और इसी इंफॉर्मेशंस के बेसिस पे हम आंसर करने वाले हैं, राइट। द इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन आर फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिडिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। डेट्रीवोर्स जो होते हैं, जैसे एग्जांपल है अर्थवर्म का, ब्रेक डाउन द डेट्रिटस इनटू द स्मॉल पार्टिकल्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द फ्रेगमेंटेशन। By the process of leaching, water-soluble or inorganic nutrients go down in the soil origin and get precipitated as unavailable salt. Bacterial and fungal enzymes degrade detritus into the simpler inorganic substances. This process is called as the catabolism, और इस process को हम लोग catabolism के नाम से जानते हैं। It is important to note that all the above steps of decomposition operate simultaneously on the detritus. इंफॉर्मेशन आपको बिल्कुल लिखते जाना है, इंफॉर्मेशन को नोट करते जाना है, क्योंकि इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनका हमें आंसर करना है। सो हियर इज अ क्वेश्चन, उस पैराग्राफ से कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज की ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन अकर ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन के दौरान ये दो चीजें होनी है, एक है ह्यूमिफिकेशन एंड दूसरा मिनरलाइजेशन। Humification lead to the accumulation of a dark colored amorphous substances called humus। और humus क्या होता है ना, किसी सॉइल को अगर हम इस तरीके से बना रहे हैं तो इसके ऊपर का जो टॉपमोस्ट लेयर है ना, इसको हम लोग ह्यूमस कहते हैं। और इसी ह्यूमस का बनना जो है वो ह्यूमिफिकेशन है, और ये डार्क कलर्ड ऑफ सॉइल का एक्यूमुलेशन है, ठीक है। फिर कह रहा है माइक्रोबियल एक्शन एंड अंडरग्रो डिकम्पोजिशन ऑफ एन एक्सट्रीमली स्टोरेड बीइंग कोलॉइडल इन नेचर, इट सर्व एज द रिजर्वॉयर ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। इसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा रिच हैं, प्लांट्स वगैरह न्यूट्रिएंट्स यहाँ से ले रहे होते हैं। द ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेड बाय सम माइक्रोब्स एंड रिलीज इनटू द इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स अकर बाय द प्रोसेस नोन एज मिनरलाइजेशन। और कुछ न्यूट्रिएंट्स करते हैं जिसको हम लोग मिनरलाइजेशन का नाम देते हैं। फिर आगे कह रहा है इसमें कुछ ऐसा कि डिकम्पोजिशन इज लार्जली एंड ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस। और ये डिकम्पोजिशन जो है इसमें ऑक्सीजन का जो है बहुत यूज होता है। वही कह रहा है कि दिस इज अ लार्जली एंड ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेसेस। तो इसको आप करेंगे नोट, इसको आप करेंगे स्क्रीनशॉट, निकाल सकते हैं इंफॉर्मेशन हमारे सामने। अब हमारे सामने इससे कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं जिन क्वेश्चंस का हमें आंसर करना है, राइट। तो पहला सवाल हमारे सामने आ चुका है, ठीक है। पहला सवाल कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रॉ मटेरियल फॉर डिकम्पोजिशन। तो रॉ मटेरियल फॉर डिकम्पोजिशन की बात करें तो क्या हो रहा है, हमारे पास 4 ऑप्शन है। सबसे एक्यूरेट परफेक्ट को हम टिक लगाना चाहेंगे। ऑप्शन ए कहता है लीव्स, ऑप्शन बी कहता है डेड प्लांट्स, ऑप्शन सी कहता है फ्लावर्स, एंड ऑप्शन डी कह रहा है हमारा एनिमल्स। तो इन चारों ऑप्शन को देखने के बाद जो हमारा डिकम्पोजिशन है वो डेड बॉडी का आसानी से होगा। तो डेड बॉडी हमारा डेड प्लांट, तो हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे। क्रॉस चेक करेंगे और देखेंगे तो भी हमें समझ में आ रहा है कि बिल्कुल इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दैट इज की डेड प्लांट। इस डेड प्लांट्स वाले ऑप्शन को आप टिक करेंगे, डेड प्लांट्स वाले ऑप्शन को आप टिक करेंगे, और इसका भी आप नोट करके स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम आगे जंप करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, देखते हैं कि हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या होगा। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। कह रहा है कि व्हेन वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स गोज डाउन इन द सॉइल एंड प्रेसिपिटेटेड एज अनअवेलेबल सॉर्स, देन द प्रोसेस इज कॉल्ड। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं। कह रहा है कि व्हेन वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स गोज डाउन इन द सॉइल। और देखिए इनके इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आपको चेक करना है तो आप वापस जाकर के अपने इसको देख सकते हैं। किसको, आपके पास जो इन्फॉर्मेशन था दैट इज आपके पैराग्राफ में, उसको कह रहा है कि वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट जो है वो सॉइल में मिलता है एंड प्रेसिपिटेटेड एज अनअवेलेबल सॉल्ट। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं।
तो यहाँ पर आपके पास ये इंफॉर्मेशन होगा, आप इन सबको रीड करके दोबारा से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो वही कह रहा है कि इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। हमारे पास है 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन है दैट इज की कैटाबॉलिज्म, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास फर्मेंटेशन, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास ह्यूमिफिकेशन एंड चौथा ऑप्शन है हमारे पास लीचिंग। तो इस प्रोसेस को हम लोग कैटाबॉलिज्म नहीं कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन भी नहीं है, ह्यूमिफिकेशन भी नहीं है, ह्यूमस का बनना होता है। सो ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, बिल्कुल हमारे ये जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको भी आप नोट कर ले, आप इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल लें। फिर हम आगे चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है। सो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि डैश इज रिक्वायर्ड फॉर डिकम्पोजिशन प्रोसेस। तो अभी लास्ट में हमने देखा कि डिकम्पोजिशन करने के लिए हमें ऑक्सीजन जो है वो भरपूर मात्रा में चाहिए होता है। तो ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी फॉस्फोरस, ऑप्शन सी जिंक एंड ऑप्शन डी जो है वो नाइट्रोजन। तो इसमें से हमारा जो ऑप्शन ए है ये हमारा करेक्ट होना चाहिए। ऑप्शन बी को गलत करेंगे, सी को गलत करेंगे, डी को गलत करेंगे, ऑप्शन ए हमारा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको एक बार क्रॉस चेक हम कर लेते हैं। तो क्रॉस चेक में समझ में आता है कि बिल्कुल ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको भी आप नोट कर लें, आप इसका भी स्क्रीनशॉट चाहो तो निकाल सकते हो। फिर हम आगे चलेंगे अपने अगले सवाल की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछ रहा है, ठीक है। सो हियर इज द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कह रहा है कि व्हाट इज मेंट बाय कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म से आप क्या समझते हो, तो व्हेन द फंगल एंड बैक्टीरियल एंजाइम डिग्रेड द डेट्रिटस एंड कन्वर्ट इनटू द सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। कहने का मतलब ये कुछ बड़ा सा था, इसको तोड़ करके हम छोटे छोटे टुकड़ों में इसको हमने तोड़ दिया, तो दिस इज द कैटाबॉलिज्म। एक जब फंजाई और बैक्टीरियल एंजाइम क्या करते हैं, डेट्रिटस तोड़ते हैं और सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में इसको तोड़ दिया। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द कैटाबॉलिज्म। तो ये इसका जो है वो आंसर हो जाएगा। आप इसको भी नोट कर लें, आप इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल लें। फिर हम आगे चलेंगे अपने अगले सवाल की तरफ, देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। फिलहाल आप इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर हमारा 5 हमसे क्या बोल रहा है। तो ये 5th क्वेश्चन हमारे सामने। 5th क्वेश्चन का डिमांड है कुछ ऐसा कि राइट ए वेरी शॉर्ट नोट ऑन मिनरलाइजेशन फ्रॉम द अबव पैराग्राफ। तो इस पैराग्राफ से मिनरलाइजेशन के ऊपर एक छोटा सा नोट लिखना है। तो कह रहा है कि इन दिस प्रोसेस सम माइक्रोब्स डिग्रेड ह्यूमस। तो कुछ माइक्रोब्स जो हैं वो ह्यूमस को डिग्रेड कर रहे हैं एंड ये पेन हमने चुन लिया। तो डिग्रेड ह्यूमस, द इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स आर रिलीज्ड बाय द प्रोसेस एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज मिनरलाइजेशन। तो इस प्रोसेस से कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का निकलना, और इस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का निकलना ही क्या है, मिनरलाइजेशन है। सो वही लिखता है इसके ऊपर कि इन दिस प्रोसेस सम माइक्रोब्स डिग्रेड ह्यूमस, the inorganic nutrients are released by the process and the process is known as mineralization. So इसको भी आप नोट कर सकते हैं, आप इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। फिर हम चलेंगे आगे, और इस प्रकार से हमने कंप्लीट किया अपने इस चैप्टर से केस बेस्ड क्वेश्चंस को। उम्मीद है आपको समझ में आया है। अगर किसी तरीके का डाउट है तो आप उसको बिल्कुल पूछ सकते हैं। एक और इन्फॉर्मेशन आपके लिए, दैट इज अबाउट मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो देता है आपको बिल्कुल ही फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी, सबकी तैयारी कराई जाती है बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट। सारे वीडियोस आपको हमारे यूट्यूब के चैनल पे मिल जाएंगे, या फिर आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप विजिट कर सकते हैं हमारे वेबसाइट magnetbrains.com को। यहाँ आना है, आपको अपनी क्लास को चुनना है, सब्जेक्ट को चुनना है, चैप्टर को चुनना है और लेक्चर्स को एंजॉय करना है। तो इन्हीं अच्छे बातों के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। टाटा, थैंक यू, बाय बाय।